चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर, इसका भी 5 है, 7 है, नहीं आई गेस यही होगा, 5 है, साथ साथ चला रहे हैं। लेक्चर नंबर 5, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पुराने जमाने में इसको F9 कहा करते थे और जनाब टॉपिक मेरा चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब केई निकालना सीखी थी। सर हमने बोला था केई निकालने के 2 तरीके, याद होगा आप लोगों को। एक तरीका हम लोग पढ़ चुके थे भैया, कौन सा वाला? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। दूसरा तरीका सर हम लोग पढ़ रहे थे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसको शॉर्टकट में हम कहते थे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, डीवीएम, और इसको हम लोग बोलते थे CAPM। सर ये किस पे बात करता था? ये बात करता था फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। याद है ना भैया कॉन्सेप्ट? सर याद है ना कॉन्सेप्ट? सर इसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? केई निकालने का सर D1 डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस प्लस ग्रोथ रेट, ऐसा। सर ये किस पे बात करता था? CAPM वाला। सर ये बात करता था रिस्क के ऊपर, खतरे के ऊपर, और इसका हमने फॉर्मूला बनाया था सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिटर्न माइनस RF और इक्विटी बीटा। ऐसे ही था। हमने फिर डिस्कशन करने चले थे सर, किसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे सर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे, CAPM। किस पे बात कर रहे थे? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे। फॉर्मूला इसका क्या होता था? K इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री रेट और इक्विटी बीटा। फिर हमने सर बात की थी किसके ऊपर? रिस्क के ऊपर। हमने बोला था सर रिस्क आपके 2 किस्म के होते हैं। शेयर होल्डर क्या बोलता है कि सर मुझे रिस्क फ्री रेट से RF, रिस्क फ्री रेट से ज्यादा रिटर्न चाहिए। मैं अगर आपकी कंपनी में शेयर्स खरीदूंगा तो सर मुझे जहां यहां पे खतरा होगा कि कंपनी हो सकता है लॉस दे दे, हो सकता है मुझे डिविडेंड ना दे, हो सकता है कंपनी वाइंड अप हो जाए। सर मैं आपके पास शेयर्स क्यों लूं? मुझे ज्यादा रिटर्न दो ना यार। बैंक में जाऊंगा, फिक्स डिपॉजिट कराऊंगा तो मुझे तो टेंशन फ्री, सर मुझे तो पैसा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो अगर मैं इस कंपनी के शेयर लूंगा तो सर मुझे रिटर्न कैसे चाहिए? ज्यादा चाहिए। याद है ना पुरानी बातें? हमने बोला सर बात होती थी रिस्क की। रिस्क हमारे पास 2 किस्म के होते थे। एक होता था मेरे पास सिस्टमैटिक रिस्क और एक मेरे पास अनसिस्टमैटिक रिस्क। सर सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता था? आपकी सिस्टम का रिस्क। कौन सा सिस्टम? मईशत का, आपकी इकोनॉमिक्स का रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क आपकी मईशत का रिस्क नहीं है। सर मईशत के रिस्क को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा था। एक को मैंने तोड़ा था जनाब बिजनेस रिस्क पे, एक को मैंने तोड़ा था जनाब फाइनेंशियल रिस्क पे। सर बिजनेस रिस्क बोले तो कारोबार का रिस्क, बिजनेस रिस्क बोलो तो कारोबार का रिस्क। दूसरा फाइनेंशियल रिस्क। सर कौन सा रिस्क? पैसों का रिस्क। हमारे पास जो इक्विटी बीटा था, सर हमारे पास जो इक्विटी बीटा था, हमारे पास जो इक्विटी बीटा था वो कौन सा रिस्क होता था? सिस्टमैटिक रिस्क।
हमारे पास जो इक्विटी बीटा था वो कौन सा रिस्क था? सिस्टमैटिक रिस्क। मतलब इस रिस्क के अंदर बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी है। सर फाइनेंशियल रिस्क कौन सा रिस्क होता था? गियरिंग वाला। कौन सा रिस्क सर? गियरिंग वाला। बिजनेस रिस्क, सर बिजनेस रिस्क किसको रेफर करता है? एसिड बीटा को। किसको रेफर करता है सर? एसिड बीटा को। एसिड बीटा ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर। किसी को एतराज नहीं है? सर मैंने आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिए हैं। सर मैंने आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिए हैं। इसमें हम आते हैं इस हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 12। सर इस हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 12। सर पढ़े मेरे भाई लोग, पढ़े सर, समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। के रिक्वायरमेंट में क्या मेरे पास? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मुझे के ही निकालनी है। इफ के लिमिटेड इज सीमेंट सेक्टर बिजनेस, के लिमिटेड इन स्टील सेक्टर बिजनेस। सर ये क्या चीज है भाई? देखते हैं। के लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट बिजनेस एंड वांट टू डाइवर्ट इस बिजनेस इनटू स्टील। सर हम लोग के लिमिटेड वाले हैं। सर हम लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? सर हम लोग सीमेंट बना के बेच रहे हैं, यानी कि कौन सा सेक्टर है मेरे पास? सीमेंट सेक्टर का। सीमेंट सेक्टर का एंड वांट टू डाइवर्ट इस बिजनेस। सर अब वो किस बिजनेस के अंदर जा रहे हैं? स्टील सेक्टर के अंदर। सर आइए जरा इधर बात बताइए मेरे भाई, मुझको बताइए सीमेंट सेक्टर का बिजनेस रिस्क अलग। फॉर एग्जांपल सर अगर मुल्क के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो सीमेंट को बिकेगा? मैंने बोला नहीं सर सीमेंट नहीं बिकेगा। सीमेंट चलता ही किस वजह के साथ? जब मुल्क के अंदर डेवलपमेंट होगी। एग्री करते हैं सर? सी पैक का फॉर्मूला हो गया, सी पैक का बिजनेस स्टार्ट हो गया। हमने बोला सर सी पैक का बिजनेस स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि सर इनको बिजनेस मिलेगा। सर सी पैक बंद हो गया, सर बिजनेस आई, अब सीमेंट कैसे बिकेगा भाई? सीमेंट कैसे बिकेगा? एग्री करते हैं सर? बिजनेस रिस्क अलग, बिजनेस रिस्क अलग। अच्छा जी, मैंने बोला सर स्टील का रिस्क अलग है। सर स्टील का रिस्क अलग है। लॉजिक क्लियर हो रही है मैंने क्या बोला? अच्छा भाई मैंने बोला सर हम लोग किसमें ये है कौन सा बीटा? इक्विटी बीटा। यहां पे क्या लिया जाता है? इक्विटी बीटा। सर मतलब गौर से समझेंगे। मैंने बोला सर मतलब ये इसके अंदर शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, बल्कि पूरा लिख देते हैं। सर इसके अंदर बिजनेस रिस्क भी शामिल है और फाइनेंशियल रिस्क भी शामिल है। मानते हो? सर आइए, हम लोग कौन सी कंपनी वाले हैं? सर हम लोग के लिमिटेड वाले। हमारा काम क्या है? सीमेंट वाला। सुनिएगा सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा शेयर होल्डर है, मैं रिक्वायरमेंट नंबर 1, सर मुझको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, मैंने के कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर तो हम लोग सीमेंट सेक्टर वाले होंगे, सर सुनिएगा, मैं सीमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूं। रिस्क फ्री रेट मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट और इक्विटी बीटा। जी सर, इस सवाल के अंदर मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? 6% प्लस मार्केट रिटर्न कितना है मेरे पास? 13% माइनस रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? 6%। सर इक्विटी बीटा मैं कौन सी कंपनी वाला हूं? सर मैं के लिमिटेड वाला हूं। मैंने बोला जनाब, इसरो ने मुझसे बोला आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? अगर तो सीमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो मुझे बिजनेस रिस्क भी किसका चाहिए होगा? सर मुझे बिजनेस रिस्क भी किसका चाहिए? सीमेंट सेक्टर का। और मुझे फाइनेंशियल रिस्क किसका चाहिए? अपना। मैं कौन हूं? के लिमिटेड वाला। लॉजिक क्लियर? सर इन्होंने इक्विटी बीटा मुझे निकाल के दिया हुआ है। देखें के लिमिटेड सीमेंट सेक्टर का कितना दे रहा है मुझको? 1.3। इसका मतलब कि इक्विटी बीटा कितना है? 1.3। के लिमिटेड का तो फाइनेंशियल गियरिंग भी कौन सी है? के लिमिटेड वाली। और बिजनेस रिस्क भी कौन सा वाला है? सीमेंट सेक्टर वाला। सर मेरा के ही कितना बनेगा? कितना? 15 पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब कहानी शुरू होगी असल।
सर मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। इफ हम कौन है, के लिमिटेड वाले, इफ के लिमिटेड डाइवर्सिफाई स्टील सेक्टर, सर अगर तो ये स्टील सेक्टर में चले गए, भाइयों गौर से सुनने का, सर गौर से सुनने का, मुझको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, रिस्क फ्री रेट प्लस आरएफ माइनस आरएफ इक्विटी बीटा। भाइयों सुनो, मुझे बिजनेस रिस्क इक्विटी बीटा का मतलब दोनों बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। गौर से सुनिएगा सर, मैं कौन से सेक्टर में जाना चाह रहा हूं, स्टील सेक्टर का रिस्क अलग, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन अलग, बात है। सीमेंट सेक्टर का रिस्क अलग, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन अलग, मानते हो। मैंने बोला सर रिफाइनरी बिजनेस के अंदर बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा है, रिफाइनरी बिजनेस के अंदर बिजनेस का रिस्क बहुत ज्यादा है, फूड सेक्टर के अंदर बिजनेस का रिस्क कम है, फार्मा के अंदर बिजनेस का रिस्क अलग है, सर दवाइयां बिकेंगी होगी, रिफाइनरी के अंदर सर इंटरनेशनल क्रूड की प्राइसेस पता नहीं डेली बेस पे इतनी चेंज होती है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर अजीब स्विंग चल रहा होता है। एग्रीड। मैंने बोला सर हम लोग कौन से हैं, के लिमिटेड वाले, और हम लोग कहां जाना चाह रहे हैं, स्टील सेक्टर वाले। तो सर मुझे बिजनेस रिस्क भी किसका चाहिए होगा, स्टील का। एग्री करते हो। और हम लोग कौन है, के लिमिटेड वाले, मुझे फाइनेंशियल रिस्क किसका चाहिए होगा, के लिमिटेड वाला। बात मानते हैं सर, ये बड़ा गौर से समझना, इसका सवाल होता है लाजमी, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। सर बिजनेस रिस्क किसका चाहिए, दे रहा है सवाल में। सर इन्होंने बराबर में एक कंपनी का डेटा उठाया जो कि स्टील सेक्टर में काम कर रही थी, सर इसका क्या दे रहा है मुझको, सर इसका मुझे इक्विटी बीटा दे रहा है। भैया इक्विटी बीटा ये दे रहा है, कितना दे रहा है, 1.1। इसका मतलब इसके अंदर बिजनेस रिस्क भी शामिल है और इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क भी शामिल है। सर ये कौन सी कंपनी किसमें काम कर रही है ये, इसका मतलब इस 1.16 के अंदर बिजनेस रिस्क जिसको हम लोग एसेट बीटा कहते हैं, सर ये कौन सा वाला शामिल है, स्टील वाला। सर मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, मानते हो, मुझको ये मिल जाएगा मेरा काम हो जाएगा, मुझको ये मिल जाएगा काम हो जाएगा। गौर से सुनो। यस सर कैसे, सर एसिड बीटा निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, एसिड बीटा निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, इक्विटी बीटा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ई लिख दो सिर्फ, ई डिवाइडेड बाय ई प्लस डी आफ्टर टैक्स। सर गौर से समझेंगे, थोड़ा तंग करेगा ये, सेट हो जाएगा। सर ई का मतलब आपको होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर सुने, ये मुझको इस सवाल के अंदर मुझे इक्विटी बीटा दे रहा है, किसका, जेड लिमिटेड का। सर जेड लिमिटेड किसमें काम कर रहा है, स्टील सेक्टर में, ये रहा, इसके अंदर दोनों रिस्क शामिल है, इसके अंदर दोनों रिस्क शामिल है। सर इक्विटी बीटा कितना मेरे पास, 1.16, मानते हो। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटीज की कितनी है, 150। भाई सुनना जरा और से, ये फाइनेंशियल रिस्क किसको बेयर कर रहा होता है, किसको बता रहा होता है कि आपने कितना लोन लिया हुआ है। सर फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने 1 रुपए का भी लोन नहीं लिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने 1 रुपए का लोन भी नहीं लिया हुआ, तो सर इसका मतलब है फाइनेंशियल रिस्क नहीं है कंपनी को, जो बिजनेस का रिस्क है वही इक्विटी बीटा भी है, तो दोनों का नंबर कैसे होगा, सेम। एग्री करते हो। सर आइए सवाल में मैंने बोला कि जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, 150, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, 150 प्लस। सर इस सवाल में डेट है, लेट सपोज अगर तो डेट नहीं होता तो सर ये 0 हो जाता। और टैक्स रेट कितना है, सर इस सवाल के अंदर टैक्स रेट आप लोग लिख लें सर फॉर एग्जांपल 30%।
इस सवाल के अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखा था फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 0 होता तो सर ये 0 हो जाता, ये आंसर नलिफाई होके क्या बन जाता 1.160। एग्रीड। तो सर यही बिजनेस, यही मेरे पास एसिड बीटा भी और यही मेरे पास इक्विटी बीटा भी। एग्री करते हो? तो ये मुझे क्या बता रहा था फाइनेंशियल रिस्क, कि आपने कितने ज्यादा डेट लिए हुए हैं। चले सर मुझको आंसर देंगे इसका, लेकिन इस सवाल के अंदर इस कंपनी का स्टील सेक्टर का कितना आ रहा है 25, कितना आंसर देंगे मुझको? वन पॉइंट टू बस। सर मेरे पास एसिड बीटा कितना आ गया 1.22। सर मेरे पास, मैं हूं के लिमिटेड वाला, मैं अगर स्टील सेक्टर में जाऊंगा तो स्टील के बिजनेस रिस्क किसका है जिसको आप एसिड बीटा कहते हो 1.22। बात मानते हैं सर? बात मानते हैं? दोबारा से रिकैप सर, इसको समझेंगे तरीके से सर, समझेंगे हम लोग। सर कौन है के लिमिटेड वाले? के लिमिटेड वाले काम क्या कर रहे हैं सर? के लिमिटेड वाले सीमेंट बना के बेचना है। अच्छा जी, इक्विटी बीटा दोनों रिस्क को रेफर करता है सर, किसको? बिजनेस रिस्क को भी और फाइनेंशियल रिस्क को भी। बिजनेस रिस्क का मतलब एसिड बीटा, ठीक हो गया। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब सर हमारी गियरिंग। अगर तो सर हम सीमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और हम जाना चाह रहे हैं स्टील सेक्टर के अंदर, तो सर मुझे अब इक्विटी बीटा अपना लेना नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा इक्विटी बीटा मेंशन है सर, वो कितना मेंशन है 1.3। सर मैं ये नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा सर? इस 1.3 के अंदर मेरे पास बिजनेस रिस्क किसका शामिल है? सीमेंट सेक्टर का। और हम लोग किस तरफ जाना चाह रहे हैं? स्टील सेक्टर की तरफ। तो सर मुझे बिजनेस रिस्क किसका चाहिए होगा? स्टील सेक्टर का। लॉजिक क्लियर हो रही है? लॉजिक क्लियर हो रही है? हमने बोला सर क्या करें, एक कॉम्पिटिटर का डेटा उठाया जो कि ऑलरेडी स्टील सेक्टर में काम कर रही थी। सर उसका इक्विटी बीटा कितना था 1.16। सर ये उठा के रख दो फॉर्मूले में, सर ये 1.16 उठा के रख दो। मैंने बोला नहीं सर, इसके अंदर एक चीज तो सही है। कौन सी वाली? एसिड बीटा। लेकिन सर फाइनेंशियल गियरिंग किसके हिसाब से? उस दूसरी कंपनी के हिसाब से। मैंने बोला नहीं सर, मुझको अपनी गियरिंग चाहिए और इंडस्ट्री का रिस्क चाहिए। ये इंडस्ट्री का होता है, ये किसका होता है? इंडिविजुअल कंपनी का। बात मानते हो? हमने बोला सर हमने इस फॉर्मूले से मैंने इस कंपनी का के इसके लिए मैंने स्टील सेक्टर का बिजनेस रिस्क निकाल लिया एसिड बीटा 1.12। एग्री करते हैं सर? 1.12। सर ये मेरे पास किसका आ गया? स्टील सेक्टर का। मुझे अपनी गियरिंग में डालना पड़ेगा, मुझको ये भी चाहिए क्योंकि मुझको ये चाहिए होगा। जनाब मेरे पास एसिड बीटा का फॉर्मूला क्या था? अगर तो हमारा डेट नहीं होता, के लिमिटेड का अगर 1 रुपए का भी लोन नहीं लिया हुआ होता, तो सर हमारा स्टील का कितना निकला 1.22। ये कैसा नंबर आता 0? ये क्या बन जाता मेरा 1.22। अगर ये 0 होता सर, अगर ये 0 होता, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। जो एसिड बीटा वही तुम्हारा क्या बन जाता? इक्विटी बीटा। लॉजिक क्लियर हो रही है? आइए सर, मैंने बोला सर इस इंडस्ट्री का कितना एसिड बीटा 1.22, मेरी कंपनी का कितना है सर? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 210, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना 60, टैक्स रेट आप लोग लिख लीजिएगा 30%। भाई कैलकुलेट करके बताएंगे कितना? सर मेरे पास इक्विटी बीटा आ गया 1.3। सर इस 1.35 के अंदर बिजनेस रिस्क किसका है? स्टील वाले का। और बाकी कितना बचा? 0.13 जो भी बचा वो किसका है सर? फाइनेंशियल रिस्क वाले का। तो अब मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकता हूं। रिस्क फ्री रेट मेरे पास कितना है 6%, मार्केट रिटर्न कितना है मेरे पास 13%, और मेरा इक्विटी बीटा कितना 1.35। चले सर मुझको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता पाएंगे कितना?
कितना 15, यानी कि अगर आप अपने सेक्टर में रहेंगे तो शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे 15.1। अगर आप सेक्टर चेंज कर लेंगे, आप स्टील सेक्टर में चले जाएंगे तो शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे 15.45। इसका मतलब सर अब स्टील सेक्टर का रिस्क सीमेंट सेक्टर के रिस्क से ज्यादा है। गियरिंग तो हमारी सेम है, पहले जो गियरिंग थी अभी भी गियरिंग वही है, अभी भी गियरिंग वही है। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर है सर? इसको मैं रिकैप कर रहा हूं एक दफा। सर सुने सर, हमने बोला ये जो इक्विटी बीटा रिस्क बताता है कौन सा, बिजनेस रिस्क और फाइनेंस। सर बिजनेस रिस्क पूरी इंडस्ट्री का होता है, पूरे सीमेंट सेक्टर को एक ही रिस्क लाहक होगा, एग्री करते हो? पूरी फार्मा को एक ही रिस्क होगा, एग्री करते हैं सर? हमने बोला फाइनेंशियल रिस्क का मतलब कितने डेट लिए, वो हर कंपनी का अलग अलग डेट का हिसाब, किसी ने बिल्कुल डेट नहीं लिए होंगे, किसी ने बहुत ज्यादा डेट लिए होंगे। तो शेयर होल्डर इन दोनों रिस्क को कंसीडर करता है। हमने बोला सर के लिमिटेड जाना चाह रही है स्टील में, आप कौन सा कारोबार करेंगे? स्टील वाला, तो मुझे बिजनेस रिस्क भी कौन सा चाहिए? स्टील वाला। और हमारी कंपनी है तो सर मुझे फाइनेंशियल रिस्क अपना वाला चाहिए। हमने बोला मुझे स्टील सेक्टर का कारोबार का रिस्क निकालने के लिए मैंने स्टील सेक्टर की कंपनी को लिया, और सर उसका इक्विटी बीटा कितना था 1.16। इक्विटी बीटा से मुराद ये वाला, इसके अंदर बिजनेस रिस्क तो है स्टील का, लेकिन ये किसका था? उसका अपना था, मैंने इसको उड़ा दिया, मुझे सिर्फ ये चाहिए सर, मैंने इसको ये निकाल लिया। सर ये कौन सी कंपनी का है? दूसरी कंपनी का। तो मैंने गियरिंग भी कौन सी इस्तेमाल की है, फाइनेंसिंग भी कौन सी इस्तेमाल की है? दूसरी कंपनी की। तो मेरे पास बिजनेस आ गया स्टील वाले का। सर ये लिख दूं फॉर्मूले में डायरेक्ट 1.22? नहीं सर, क्यों? इसके अंदर बिजनेस रिस्क से फाइनेंशियल रिस्क तो डालो, अपनी कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क तो डालो, वो ये डाला हमने। तो मेरे पास बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क कितना आ गया 1.35 का। भाई क्लियर है? एग्जाम में लाजमी होगा। इसकी मैं एक दो छोटी मोटी एग्जाम्पल और करा दूं ताकि अपना हाथ सेट हो जाए। सही भाई? चलिए सर एक दो छोटी मोटी एग्जाम्पल करते हैं ताकि चीज से थोड़ा फेमिलियर हो जाए। एग्जाम्पल सर सुनेंगे। सर हम लोग हैं एनआरएल वाले बोले तो नेशनल रिफाइनरी। इनका काम क्या है सर? क्रूड ऑयल लेना। इनका काम क्या है सर? क्रूड ऑयल लेना और उसे पेट्रोल डीजल बेचना। अच्छा जी। और एक और कंपनी का मैं आपको डाटा दे रहा हूं। सर ये है लेट्स सपोज ग्लेक्सो जीएसके। सर जीएसके, ये जीएसके क्या होती है सर? मेडिसिन आती है, पेनाडोल सबसे ज्यादा इसी की बिकती है। सर ये कौन सी है? फार्मा। दो कंपनी का मैंने आपको डाटा दिया, ठीक है सर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, डॉलर्स। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सुनेंगे। मैंने बोला सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो इसकी है लेट्स सपोज 300 मिलियन, और इसमें डेट लिए हुए जनाब कोई 120 मिलियन के। ठीक हो गया सर? कुल कितना हो गया? 420 मिलियन। फिट है? मैंने बोला सर इस जीएसके का क्या सीन है? सर जीएसके का सीन ये है कि इन्होंने, इनकी जो मार्केट वैल्यू इक्विटी है सर वो है 180 मिलियन की, और इन्होंने सिर्फ 25 मिलियन के लोन लिए हैं। भाई कितना हो गया? 205 मेरे ख्याल से। ऐसा ठीक है जी। मैंने बोला जनाब इनका इक्विटी बीटा कितना है? सर इसका इक्विटी बीटा है 1.4। सर इसका इक्विटी बीटा है 1.25। लाओ ये डाटा। सर रिस्क फ्री रेट कितना है? अज्यूमिंग 5%। मार्केट रिटर्न कितना है सर? अज्यूमिंग 11%। सर टैक्स रेट कितना है? अज्यूमिंग 30%। रिक्वायरमेंट है मेरे पास सर, रिक्वायरमेंट में यू आर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ एनआरएल। जी सर आप किसके हो? एनआरएल कंपनी के बंदे हो। सर आपको रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इफ
NRL एग्जिस्टिंग बिजनेस का। नंबर 2, डाइवर्सिफाई इनटू फार्मा सेक्टर। डाइवर्सिफाई इनटू फार्मा सेक्टर। सर मैंने क्या कह दिया? मैंने बोला जनाब के NRL, आप NRL वाले हो, नेशनल रिफाइनरी, आप लोग काम क्या करते हो? क्रूड खरीदते हो, उससे पेट्रोल डीजल बेचते हो। हमने बोला सर आप अपना अभी एग्जिस्टिंग के ही निकालते हैं, मतलब शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चले सर समझिएगा। सर मैंने इक्विटी बीटा दिया, बोले तो इक्विटी बीटा दिया, बोले तो सर इसका मतलब इसके अंदर कौन सा रिस्क शामिल है? सर बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क दोनों किसका शामिल है? रिफाइनरी का। इसके अंदर बिजनेस का रिस्क कितना शामिल, किसका शामिल है? रिफाइनरी सेक्टर का। और फाइनेंशियल किसका शामिल है? NRL का। बात मानते हो? चले सर आइए सीखेंगे सॉल्यूशन। सर रिक्वायरमेंट नंबर 1 के ही निकाल दीजिए एग्जिस्टिंग बिजनेस का। हम लोग NRL वाले हैं तो सारा काम किस पे करेंगे? NRL वालों के हिसाब से। मैंने बोला जनाब कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, रिस्क फ्री रेट प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय इक्विटी बीटा, रिस्क फ्री रेट। सर कितना है मेरे पास? 5%। मार्केट का रिटर्न कितना है मेरे पास? 11%। सर इक्विटी बीटा कौन सा वाला लेंगे? सर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, बोले तो NRL की बात कर रहे हैं। सर बिजनेस रिस्क भी किसका? रिफाइनरी का। फाइनेंशियल रिस्क भी किसका? NRL वालों का। और मुझको गिवन है सर, कितना गिवन है? 1.40। मानते हो भाई? कितना? सर अभी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ताकि हमें प्रोग्रेस का मैं अगला वाला करना, फिर ये छोड़ दो, फिर अगला वाला करना। 13.4% फिट हो गया, अगला वाला करना। सही। चले सर आगे। रिक्वायरमेंट नंबर 2, सर अगर तो NRL वाले अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर दें, बोले तो रिफाइनरी में है और कहां जाना चाह रहे हैं? फार्मा में। सर फॉर्मूला क्या था मेरे पास? रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिटर्न माइनस RF और इक्विटी बीटा। सर इक्विटी बीटा, आओ मेरा भाई। सर शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। सर बिजनेस रिस्क मुझको किसका चाहिए होगा? सर आप कौन सा कारोबार की तरफ जाना चाह रहे हैं? फार्मा। तो रिस्क भी कौन से कारोबार का? फार्मा का। लेकिन कौन जाना चाह रहा है? हम लोग तो गियरिंग भी किसकी? फाइनेंशियल रिस्क वालों की। एग्री करते हो? सर फॉर्मूला क्या था मेरे पास? RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय इक्विटी बीटा। सर रिस्क फ्री रेट सवाल में कितना है? 5%। RM कितना है मेरे पास? 11% माइनस 5%। सर इक्विटी बीटा, सर क्या मैं ये वाला चला दूं 1.4 वाला? सर क्या ये 1.4 वाला चला दूं? नहीं। क्यों? सर इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क तो सही है, बिजनेस रिस्क किसका है? रिफाइनरी का। और हम लोग जा रहे हैं फार्मा में। सर गलत, ये तो नहीं चलेगा। इधर आइए, क्या ये चला दो? सर इसके अंदर बिजनेस रिस्क तो सही है फार्मा का, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क किसका है? GSK का। ये भी सही नहीं है। क्या करना पड़ेगा? सर मुझको बिजनेस रिस्क किसका चाहिए? फार्मा का। क्यों? हम लोग फार्मा सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। और हमको फाइनेंशियल रिस्क किसका चाहिए? NRL का। सर हमको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। सर क्या वर्किंग करनी पड़ेगी? मुझे सबसे पहले बिजनेस रिस्क बोले तो एसिड बीटा निकालना पड़ेगा। किसका? फार्मा सेक्टर का। कैसे निकालते थे?
जी सर, एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 1 माइनस टैक्स रेट। ऐसा मैंने बोला जनाब, एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा कितना है इसके पास 1.25 मल्टीप्लाई बाय इक्विटी बीटा। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, बोलो 180 डिवाइडेड बाय 180 प्लस डेट कितना 25। सर टैक्स रेट कितना है, कितना दिया मैंने 30%। कितना सर 1.13 मानते हैं सर, मानते हैं सर। क्या चला दूं 1.13? बोलो क्या 1.13 चला दूं? नहीं, क्यों नहीं सर? ये तो एसेट कौन सा रिस्क निकला है, बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क तो डालो। क्यों? शेयर होल्डर को बिजनेस रिस्क से भी कंसर्न है और आपने जो इतने सारे डेट लिए ना उससे भी रिस्क है। क्यों? वो कंपनी जिसमें ज्यादा डेट होंगे सर, वो ज्यादा गेयरिंग ले रही, वो ज्यादा रिटर्न शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेंगे। आइए सर, आइए कैसे चले सर। अब मैं क्या कैलकुलेट करने चला सर? मैंने बोला मुझको चाहिए बिजनेस रिस्क फार्मा का, मानते हो, और फाइनेंशियल रिस्क नेशनल रिफाइनरी का। आइए जनाब, एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। जी सर, एसेट बीटा कितना 1.13 मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सर कितना 300 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 120 आफ्टर टैक्स। हाँ मेरा भाई कितना? कितना जनाब 1.44। ऐसा सर, क्या ये चला दूं? बिल्कुल। इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क इसका, एनआरएल का, और बिजनेस रिस्क इसका फार्मा का। ये तो चाहिए था अपने को। चले सर, केई कितना भाई लोग, केई कितना? सर थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपको कॉपी करना। सर अगर तो कंपनी बिजनेस रिस्क रिफाइनरी में रहे तो कितना शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है? 13.4। अगर कंपनी ने अपना सेक्टर चेंज करके फार्मा में चले गए तो कितना रिस्क बेयर कर रहा है? 13.64। सर क्यों? वजह क्यों बढ़ गया ये? बता शाबाश, वजह क्यों बढ़ गया? कॉन्सेप्चुअल। हाँ, डेट तो सेम है सर, रिफाइनरी के एनआरएल की डेट तो सेम है, कोई डेट नहीं चेंज हुई। पहले भी यही था, अभी भी यही है। अपने आप को डाइवर्सिफाई करें जिसकी वजह से रिस्क ज्यादा हो गया सर। इसका मतलब सर देखिए, ये सारी कहानी जो घूमती है ना सीएपीएम की, वो सारा खेल इसमें घूमता है। पूरी दुनिया के लिए, मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए रिस्क फ्री रेट सेम है, पूरे पाकिस्तान के लिए मार्केट रिटर्न सेम है। हर कंपनी का इक्विटी बीटा अलग अलग है, इसके अंदर 2 रिस्क हैं। इस सिनेरियो के अंदर अभी रिफाइनरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका बिजनेस रिस्क होगा। ये लोग चले गए किसके अंदर? फार्मा के अंदर। फार्मा के अंदर क्या इन्होंने अपना डेट शीट बढ़ाया? नहीं सर, कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क तो सेम रहा, लेकिन कारोबार का रिस्क बढ़ गया।
जब भी अब शेयर होल्डर तुमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 1.64%। कैसे? 2 मिनट। सर ये कौन से सेक्टर का निकाला तुमने बिजनेस रिस्क? मुझे एनआरएल का बिजनेस रिस्क निकाल सकते हो? मुझे एनआरएल वालों का बिजनेस रिस्क निकाल सकते हो? क्या मुझे रिफाइनरी का बिजनेस रिस्क निकाल सकते हो? है लड़के? निकाल सकते हो? कैसे? एसेट बीटा, इक्विटी बीटा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट 1 माइनस टैक्स रेट। आइए सर, कौन सा रिफाइनरी सेक्टर? ये रहा। इनका इक्विटी बीटा कितना है? 1.4। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 300 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है? 120। 1 माइनस टैक्स रेट सर कितना? वन पॉइंट 1.42। दोबारा करना कैलकुलेट। 300 120 और 1.5 सारा 1.13। हाँ गलत हो गया ना। ये कितना आ रहा है? 1.56। ये तो सारा कॉन्सेप्ट आउट हो रहा था ना। ये कितना आ रहा है भाई? करेक्ट कर रहा हूं मैं इसको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वालों। 1.56 पक्का? सर ये भी चेंज आएगा। 1.56 1.52 1.52। ये कितना? सॉरी 14.1। चले सर, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सर। अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस में शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप सेक्टर चेंज कर रहे हो, फार्मा में जाओगे, शेयर होल्डर ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। क्यों भैया? क्यों भैया? ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए सेम, पूरे पाकिस्तान के लिए सेम, पूरे पाकिस्तान के लिए सेम। सर किस चीज पे फड्डा है? रिस्क के ऊपर। सर कौन सा रिस्क है ये? बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। सर क्या आप एनआरएल वाले हो? क्या इन्होंने अपने डेट वेट बढ़ाए? फाइनेंशियल रिस्क तो गियरिंग के ऊपर होता है, डेट के ऊपर होता है। क्या आपने डेट बढ़ाया? नहीं सर, डेट तो सेम है। तो किसकी वजह से? सर किसकी वजह से? बिजनेस रिस्क की वजह से। इसका मतलब फार्मा का बिजनेस रिस्क ज्यादा है। देख लेते हैं सर, फार्मा का बिजनेस रिस्क कितना है? रिफाइनरी का बिजनेस रिस्क कितना है? ज्यादा है, नहीं है? उसका रिस्क ज्यादा है कारोबार का। तो जैसे रिस्क बढ़ा, शेयर होल्डर ने रिटर्न भी ज्यादा मांगना शुरू कर दिया। लॉजिक क्लियर हुई? बिजनेस रिस्क बढ़ेगा या फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, शेयर होल्डर आपसे ज्यादा रिटर्न मांगना शुरू कर देगा। क्या लॉजिक क्लियर हो रही है मेरा भाई? पक्का? पक्का? चले सर कॉपी करें, कॉपी करें। ये हमारे पास, ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये थियोरेटिकल के अंदर आता है। इसको हम लिखेंगे, भी ना कि कैसे होगा, क्या होगा। कॉपी कर ले सर इसको। चलिए सर कॉन्सेप्ट क्लियर? लड़के फिट है एकदम? चीजें समझ में आ गई हमारे? एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे करवाऊंगा। अच्छा मुझे एक चीज और, सही है चलो बात निकली तो और बात करें। यार मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेटर उठाइए। ये 300 मिलियन है टोटल फाइनेंसिंग, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है मेरे पास? 420। इसमें इक्विटी वाला कितना है?
सर परसेंट बताओगे मुझे? 300 डिवाइडेड बाय 420 परसेंटेज बताओगे? 71.4। चलो 4 कर लेते हैं। सर ये बताओगे 120 डिवाइडेड बाय 420? 28.6 कर लेते हैं ताकि 100% बन जाए। मानते हो? मानते हो? सर ये भी बता दें 180 डिवाइडेड बाय 205। 180 डिवाइडेड बाय 205 87.8। सर ये वाला भी बता दें। 12.2। 100% सर आइए था। यहां पे आपने ये लिया था सर, अगर इसकी जगह मैं परसेंटेज लेते तो 71.4%, 71.4%, 28.6%। सर जरा बताएंगे आंसर हो गए फर्क आ रहा है? 1.09। ये तो पहले गलत बताया होगा। नहीं सर, यही आ रहा है। ये आ रहा है। डन, फिट है। तो सर अगर मुझे एग्जाम में वो मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ना दे, बल्कि वो ये तो बोल दे टोटल कैपिटल का 71.4% है, तो बाकी रिमेनिंग होगा, हम संभाल लेंगे। संभाल लेंगे पक्का मेरा भाई, पक्का। चले सर, बात चली है तो बात जरा एक और कर ले, फिर आप लोग एक सवाल ये करना, फिर हम लोग डेट वाले पे चलेंगे। सर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 1 रुपए का लोन भी नहीं लिया हुआ, 1 रुपए का लोन भी नहीं है, ये कितना बनेगा? 300 मिलियन। मानते हो? मानते हो? सर यहां पे कंपनी का लेट सपोज फॉर एग्जांपल 1 रुपए का भी लोन नहीं है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी? 300 मिलियन डिवाइडेड बाय 300 प्लस 0। मानते? सर क्या आंसर बनेगा? ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? 1.4। बोले तो सर मुझे यहां पे क्लियर हो गया कि सर फाइनेंशियल रिस्क अगर तो डेट मेरे पास 0 है, कंपनी ने 1 रुपए का लोन नहीं लिया हुआ, तो सर फाइनेंशियल रिस्क कैसा हो जाएगा? 0। तो इस सिनेरियो में एसेट बीटा और इक्विटी बीटा दोनों कैसे हो जाएंगे? सेम। बिजनेस रिस्क मेरे पास कौन सा होता है? एसेट बीटा का। सर क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सर अगर आपको सवाल में वो बोल दे कि सर कंपनी का डेट नहीं है और वो आपको इक्विटी बीटा ना दे बल्कि एसेट बीटा दे दे, तो परेशान होंगे हम लोग? नहीं होंगे। एसेट बीटा ही इक्विटी बीटा होगा। लॉजिक क्लियर है? सब दे सकता है, अपने को लॉजिक पता होनी चाहिए। डन। चले सर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको और कराऊंगा और फिर मैं ले चलूंगा आपको डेट के सिनेरियो पे। यार मेरा अपना फॉर्मूला ये है, क्लास ड्यूरेशन इज इक्वल टू सेल्फ स्टडी। 3 घंटे की क्लास है, गपशप हटा दो तो इफेक्टिव 2.5 से 2 घंटे निकलता है। 2 घंटे तो घर पे देना चाहिए सेम डे। मतलब अगर ये हमारे 60 लेक्चर होंगे ना, सही, तो 60 लेक्चर मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो देना चाहिए। यस लाजमी है, और बेहतर ये है कि आप सेम डे में दे दें, या ये भी कर सकते हैं अगर आपने 2 घंटे देने ना सेम डे पे, तो 1 घंटा सेम डे पे दे दें और जो अगली क्लास है उससे 1 दिन पहले 1 घंटा दे दें। बेहतरीन है, पेपर निकल जाएगा, नहीं फंसेगा। क्योंकि इनमें ना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे चिट्टू और जरा सी छोटी सी चीज में घुमा सकता है वो। चले सर एक छोटे एग्जाम्पल, फिर हम आगे मूव कर देंगे। यू आर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ you are financial advisor of K Electric। ठीक हो गया सर। अब कौन सी कंपनी के एडवाइजर है? K Electric के। मैं आपको यहां पे एक डेटा दे रहा हूं K Electric का। सर K Electric क्या काम कर रही है, कौन से सेक्टर में है? सर ये इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में। मानते हो? मानते हो? सर K Electric वाले फॉर एग्जाम्पल फूड सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसमें जाना चाह रहे हैं? फूड सेक्टर में। और सर फूड सेक्टर के लिए मैंने एक कंपनी की इंफॉर्मेशन ले ली
और कौन सी कंपनी सर? एंग्रो फूड्स वाली, एंग्रो फूड्स वाली। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 75%, 25% और 100%। सर इस पे आया मैं, इस पे जनाब 90% और 10%, बोले तो 100%। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, हमने बोला जनाब एसिड बीटा, मैंने आपको दिया इस बार एसिड बीटा, इसका है सर 1.12 और इसका है 1.08। हाँ, थोड़ा ट्विस्ट मारा। रिस्क फ्री रेट है सर पूरे पाकिस्तान का 6%, मार्केट रिटर्न है सर पूरे पाकिस्तान का 13%, रिक्वायर्ड है मेरे पास सर, रिक्वायर्ड है मेरे पास मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है के ऑफ के इलेक्ट्रिक इफ नंबर 1 अगर तो वो सेम सेक्टर में रहते हैं, नंबर 2 अगर तो ये लोग डाइवर्सिफाई कर जाएंगे इनटू फूड सेक्टर। चलें सर, ये आप लोगों ने करना है। सर मैंने एसिड बीटा दे दिया, इसका ख्याल रखना। चलें सर, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या फरमा रहे हैं सर? आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो किसके? के इलेक्ट्रिक वालों के। के इलेक्ट्रिक इसमें काम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और इनका अपना इक्विटी कितनी है? 75%, मार्केट वैल्यू डेट कितना है? 25%, और एक फूड सेक्टर की हमने कंपनी उठा ली एंग्रो फूड्स वाली। इनके एसिड बीटा दे रहा है सर, इक्विटी बीटा नहीं दे रहा। क्या दे रहा है भैया? एसिड बीटा। ना रिस्क फ्री रेट है, टैक्स रेट और मार्केट रिटर्न है। ना नंबर 1 हम लोग हैं सर, पहली बात हम लोग हैं सर के इलेक्ट्रिक वाले। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। सर मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है सेम सेक्टर की। बोले तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप हो तो आपसे शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर के ही कैसे निकालते थे? रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट और इक्विटी बीटा। रिस्क फ्री रेट मुझको गिवन है जनाब कितना? 6%, प्लस मार्केट रिटर्न मेरे पास कितना है सर? 13%, रिस्क फ्री रेट 6%। सर इक्विटी बीटा चाहिए मुझको। सवाल में इक्विटी बीटा नहीं दे रहा, सवाल में क्या दे रहा है मुझको? सर सवाल में मुझे इक्विटी बीटा नहीं है बल्कि एसिड बीटा है। सर एसिड बीटा का मतलब, सर मुझको चाहिए इक्विटी बीटा। इन्होंने दिया बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क का दोनों। बिजनेस रिस्क किसका? इलेक्ट्रिसिटी वाले का। और सर जिसको हम कहते हैं एसिड बीटा, इन्होंने कितने से दिया हुआ? 1.12 से। सर चला दूं क्या यहाँ पे? सर चला देता अगर इसका कोई डेट नहीं होता तो।
चला देता अगर इसका कोई डेट नहीं होता। सर इसका डेट भी है, इसका मतलब सर फाइनेंशियल रिस्क भी है, तो मुझको इसका ये निकालना पड़ेगा। सर क्या फॉर्मूला था हमारे पास, एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और आफ्टर टैक्स। एसेट बीटा कितना 1.12, इक्विटी बीटा आपको चाहिए मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी 75% प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना, लेकिन आफ्टर टैक्स टैक्स रेट कितना 30%। जी भाई लोग, इक्विटी बीटा कितना आ गया 1.38। 1.38 सर आंसर प्लीज 15.66 डन। सर सेकंड, मुझको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, यही मैंने फाइंड आउट करना है। इफ के इलेक्ट्रिक डाइवर्सिफाई, अपना कारोबार चेंज कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दूसरे कारोबार में जा रहे हैं, डाइवर्सिफाई इनटू फूड सेक्टर। सर डाइवर्सिफाई करके किस पे जाना चाह रहे हैं, फूड सेक्टर में। रिस्क फ्री रेट RM माइनस RM मल्टीप्लाई बाय इक्विटी बीटा। सर मेरे पास रिस्क फ्री रेट कितना है 6% प्लस मार्केट रिटर्न कितना है मेरे पास 13%, रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास 6% और इक्विटी बीटा। सर इक्विटी बीटा क्या मैं यही वाला चला दूं, क्यों भैया, क्योंकि इसके अंदर क्या है बिजनेस रिस्क। चलो फाइनेंशियल रिस्क तो सही है हमारा है, मसला नहीं है। सर बिजनेस रिस्क किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि लोग जाना किस तरफ जा रहे हैं, फूड सेक्टर में। सर अब मुझको इक्विटी बीटा चाहिए, इसमें बिजनेस रिस्क किसका होना चाहिए, फूड वाले का। मानते हो सर, फूड वाले का बिजनेस रिस्क मतलब एसेट बीटा दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है सर। कितना दे रहा है एसेट बीटा 1.08। 1.08 सर डायरेक्ट 1.08 लिख दूं क्या, सर लिख देता अगर डेट नहीं होता। बात मानते हो सर, मुझको ये चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मुझे फाइनेंशियल रिस्क को भी इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। जी सर एसेट बीटा कितना है मेरे पास 1.08, इक्विटी बीटा मुझको चाहिए और 75 प्लस 25 ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर मैंने ये क्यों नहीं लिया, मैंने ये क्यों नहीं लिया सर, अगर इक्विटी बीटा देता तो मैं इसको यूज करता हुआ एसिड बीटा निकालता और फिर मैं इस तरफ जाता। एसिड बीटा तो निकाल के दिया हुआ, क्लियर है भाई। चले सर आंसर प्लीज, इक्विटी बीटा आंसर प्लीज 1.32 बस 1.32 अच्छा 1.32 कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 15.32 सही है, इलेक्ट्रिक में रहेंगे तो हमारी आ रही है 15.66 सही है। इसमें जा रहे हैं बिजनेस में तो हमारा कुछ ज्यादा आना चाहिए। क्यों, हमारा बिजनेस कम है ना, अच्छा फूड का तो बिजनेस कम है, सही सही तो शेयर होल्डर रिटर्न भी कम करेंगे। सही है कितना 115.32 32 के फाइनेंशियल रिस्क तो सेम है, हमने फाइनेंसिंग तो चेंज नहीं की। नहीं अभी मैंने पिछले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें तो यही था ना कि फॉरेन निकालने में अगर आप अपने बिजनेस में हो हाँ तो आपका ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है हाँ, ये ज्यादा आनी चाहिए। नहीं जरूरी नहीं ना, मतलब अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हम लोग, हाँ सही है, हमारा ज्यादा आना चाहिए रिस्क। नहीं जरूरी नहीं है, दूसरे का बिजनेस देखना पड़ेगा ना। देखो हमारी फाइनेंसिंग तो सेम है, दो रिस्क है, बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क तो नहीं छिड़ा, लेकिन बिजनेस रिस्क हमारे सेक्टर का 1.12 है, दूसरी जगह जा रहा है वहां पे कम है। अच्छा हाँ सही है। यानी कि मटेरियल भी मिलता रहेगा, प्रोडक्ट भी बिकता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे तो बिजली का मसला है सर, फ्यूल अगर नहीं आया तो पता नहीं क्या होगा।
सही है, फीडर ट्रिप कर गए तो सर बिजली हम बेच ही नहीं पाएंगे हमारे। सेट है। क्या गलती कर रहे थे स्माइल? यार ऐसा नहीं करो भाई। तो भाई आज जो हमने 3-4 एग्जाम्पल किया ना, घर जाके इसमें लाजमी आज कर लेना, लाजमी, वरना हम जो ना घूमते रहेंगे, कंफ्यूजन रहेगी हम लोग को। और हमारी ये अच्छी बात है कल भी क्लास है, तो कल फिर हम इसके आगे से कल मूव ऑन करेंगे। फ्राइडे को भी है ना हमारी? फ्राइडे को हमने रखी है 2, लेकिन फ्राइडे को हमारी नमाज के बाद होती है ना? हाँ करेंगे। हाँ होगी हाँ। वैसे भी क्लास नहीं हुई ना यार कल वाली ना, करें ना यार। हमारा सिलेबस जो है ना तकरीबन 60 से 70 लेक्चर के दरमियान खत्म होगा। सही है नहीं, अब हमारा कॉन्सेप्ट हो गया ना, कॉन्सेप्ट का पेस सही है, कॉन्सेप्ट तो स्लो होने चाहिए ना, वो हो गया। अब प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस तो फिर थोड़ी स्पीड मार सकते हैं, प्रैक्टिस में तो कोई इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट का पेस तो सही है हमारा। इसका ना मटेरियल बहुत है असल में ना, पास्ट पेपर इसके बहुत है, तो मेरे पास का ना अच्छे खासे सवाल है। सर डन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिनिश। हाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर 2 मॉडल थे, डिविडेंड वैल्यूएशन डिस्कस कर लिया था, सीएपीएम हो गया। आगे बढ़े, कॉपी कर लिया, आप एक 1 पेज वन पेज दूंगा। 5 पेज नहीं हाँ 5 पेज नहीं है, 5 यानी F5 में मेरे ख्याल से जरूरत है, क्योंकि वो तो आखिरी है, मतलब वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के चैप्टर है सारे, बस ये छोड़ना है। वहां जरूरत नहीं। यहाँ तो एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना। जो आपने पहले बताया था वो जीके निकालने के 2 तरीके और इस तरीके से बना दिए। हाँ उसी तरह से टेबल ना 4 डंडे बना के ना, हाँ वो बहुत हेल्पफुल है। चलिए सर नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सर, सुनेंगे भाई, नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट। और मैंने इसको बोला था सर कॉस्ट ऑफ डेट हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर टैक्स। सर होता क्या आफ्टर टैक्स, आज डिस्कस हो जाएगा। आफ्टर टैक्स होता है क्या है सर, आज डिस्कस हो जाएगा, सुनेंगे। शॉर्टकट में हम इसको कहा करेंगे KD 1 - T। सर कॉस्ट ऑफ डेट में है क्या, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट है, और क्या भाई, खत्म बात यार, सिंपल इंटरेस्ट है। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब इंटरेस्ट। सर कॉस्ट ऑफ डेट के 3 तरीके, एक इररिडीमेबल डेट, कि सर मैंने डिबेंचर इशू किए, मैंने बॉन्ड इशू किया, मैंने लोन नोट इशू किया, आपको असल पैसे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी जिंदगी भर वापस नहीं किया जाएगा, आपको हर साल सूद मिलता रहेगा, इररिडीमेबल डेट। दूसरा सर रिडीमेबल डेट, सर आपसे मैंने उधार लिया, मैंने डिबेंचर इशू किए, मैंने बॉन्ड इशू किए, मैंने आपसे उधार लिया, सर कितने टाइम पीरियड के लिए, सर 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसके बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा, रिडीमेबल डेट। तीसरा सर ये जो मैंने आपसे उधार लिया 3 साल 5 साल के लिए, सर इसको 3 साल 5 साल के बाद, इसको 3 साल 5 साल के बाद कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके शेयर्स में, चाहे आपकी मर्जी है, चाहे कैश ले लो, चाहे आप शेयर्स ले लो। डन। चले सर सबसे पहले अभी हम लोग अपना टाइम इस पे लगाएंगे भाई, आफ्टर टैक्स क्या है। जब से हमने F9 शुरू किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आफ्टर टैक्स करते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। सर कॉस्ट का मतलब क्या, इंटरेस्ट ना। मैं मेरी फाइनेंसिंग है सर, मुझे पैसे चाहिए, मेरी फाइनेंसिंग है, मुझे पैसे चाहिए, मैंने बॉन्ड इशू किए, मैंने डिबेंचर इशू किए, लोगों से पैसा लिया, सर फ्री का पैसा नहीं है,
वो मुझसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इंटरेस्ट। उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट, उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट। सर समझेंगे 2 मिनट के लिए। सर फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइनेंस लिया कितने का? फॉर एग्जाम्पल सर $1,00,000 का। सर फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइनेंस लिया $1,00,000 का। वो सर गौर से सुनेंगे, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा सर ये आफ्टर टैक्स क्या है। सर फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइनेंस की जरूरत है $1,00,000 की। मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है $1,00,000 की। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। सर मेरे पास 2 ऑप्शंस है। क्या किया? सर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या किया भैया? पहला ये $1,00,000 आप इक्विटी फाइनेंस से ले लो, बोले तो शेयर इशू करके ले लो। दूसरा सर $1,00,000 आप डेट फाइनेंस से ले लो, बोले तो डिबेंचर इशू कर दो, बॉन्ड इशू कर दो, बैंक से लोन उठा लो। चले सर मुझे एक बात बताएं, दोनों से मैं 1,00,000 अरेंज करूंगा तो जब मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए मुझे $1,00,000 चाहिए, क्या दोनों से अगर डिफरेंट फाइनेंसिंग करूंगा, मैंने बोला अगर मैं इक्विटी फाइनेंस करूंगा तो मशीनरी दूसरे मॉडल की आएगी, अगर मैं डेट फाइनेंसिंग करूंगा तो क्या मशीनरी दूसरे मॉडल की आएगी? नहीं सर मशीनरी तो वही आएगी, प्रोडक्ट वही बनाएगी, प्रॉफिट वही जनरेट करेगा। तो सर मेरा P&L क्या बनेगा? भाइयों सुनिएगा, मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल मेरा इस मशीनरी से रिलेटेड जब होगा तो मेरे पास रेवेन्यू कितना, सेल कितनी? 1,00,000। भाइयों 2,00,000। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी? सर कॉस्ट ऑफ सेल है फॉर एग्जाम्पल 1,20,000। कितना हो गया जनाब? ये 80,000। इसको आप लोग क्या बोलोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया। मैंने बोला सर इसके बाद है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग के खर्चे। सर फॉर एग्जाम्पल 30,000। तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना भाई लोग? 50,000। सर मैंने फाइनेंसिंग किससे की है? इक्विटी से। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट कुछ भी नहीं। मानते हो? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना भैया? 50,000। सर टैक्स वाला कितने ले जाएगा? अज्यूमिंग 30%। सर कितना? 50,000 का 30% 15,000। ऐसा। तो सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? सर डिविडेंड, ऑल्दो P&L के अंदर डिविडेंड नहीं आता, लेकिन मैं P&L नहीं बना रहा, समझो मैं P&L और बाकी रिटेन अर्निंग की थोड़ा एलिमेंट साथ डाल रहा हूं। सर डिविडेंड, भाई पैसा कितना लाए हो तुम? 1,00,000। सर शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। आपकी केई कितनी है? अगर तो फाइनेंसिंग से अरेंज की है इक्विटी से, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 10%। तो जनाब 1,00,000 का 10% कितना हुआ? तो आपके नेट जेब में कितने पैसे बच गए? 25,000। मानते हो? अगर मैं तो इक्विटी फाइनेंसिंग करूंगा तो मेरे पास जेब में इतने पैसे बच जाएंगे, 25,000। एग्री करते हो? सर अगर मैं डेट फाइनेंसिंग करूंगा तो क्या शक्ल आएगी? मैंने बोला सर अगर आप डेट फाइनेंसिंग करेंगे तो मशीन तो सेम मॉडल की आएगी, सेम प्रोडक्ट बनाएगी, सेम बिकेंगे, तो रेवेन्यू कितना? 2,00,000 का। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर कॉस्ट ऑफ डेट कितनी? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 1,20। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना? 30,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 50,000। जी सर इंटरेस्ट कितना? सर पैसा कहां से लाए हो? डेट फाइनेंस से। सूद देना पड़ेगा? बिल्कुल सर सूद देना पड़ेगा। मैंने बोला सर पैसा कितना लाए तुम? 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है? 10%। वही है जो शेयर होल्डर मांग रहे थे, वही ये लोग भी मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ डेट से कितना? 10%। सर कितना बना? 1,00,000। चले सर मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 40,000। सर 30% लगाएंगे कितना?
40,000 का 30%, 12,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 28,000। सर डिविडेंड कितना? अबे किस बात का डिविडेंड? मैंने तो डेट से अरेंजमेंट की है। डिविडेंड कौन सा डिविडेंड? कोई डिविडेंड नहीं। मैंने जो पीएनएल बनाया इस फाइनेंसिंग से रिलेटेड बनाया, बाकी कंपनी का कारोबार अलग चल रहा है, उसको नहीं छेड़ा मैंने। चले सर, तो मेरी जेब में कितना पैसा? मानते हो सर प्रॉफिट कितने ज्यादा आ रहा है, जेब में कितने पैसा ज्यादा आ रहा है? वजह ये भी 10% ले रहा है, वो भी 10% ले रहा है। यस, टैक्स का हुआ सर। इसका एक्सपेंस, इसकी जो कॉस्ट है कहां हिट हो रही है? इंटरेस्ट में। टैक्स वाला उसको अलाउबल एक्सपेंस ट्रीट करके, टैक्स वाला उसको अलाउबल एक्सपेंस ट्रीट करके तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस कैसा कर रहा है? कम कर रहा है। जबकि यहां पे कहां से लाया तुम्हारे से इक्विटी? यहां पे क्या? डिविडेंड, और डिविडेंड तुम्हारा अलाउबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पस नहीं होता। टैक्स वाला बोलेगा इसकी वजह से मैं तुम्हारे प्रॉफिट को कम नहीं करूंगा। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर सुने, अगर तो मैंने इक्विटी फाइनेंसिंग की है, सर अगर तो मैंने इक्विटी फाइनेंसिंग की है तो मेरी कॉस्ट कितनी पड़ी? सर कितनी पड़ी? 10,000। पैसा कितना उठाया तुमने? 1 लाख। कितना सर? 10%। मानते हो? मानते हो? लेकिन अगर आपने डेट फाइनेंसिंग की है, सर आपको कॉस्ट कितनी? कॉस्ट कितनी? 10,000। लेकिन सर आपका प्रॉफिट पे इंपैक्ट कितना आ गया? 3,000 का। ये 3,000 का इंपैक्ट किसकी वजह से आया? सर इसकी वजह से। इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां कितना बुक, टैक्स एक्सपेंस कितना बुक हो रहा है? 15। यहां कितना बुक हो रहा है? इसका मतलब सर 3,000 का टैक्स एक्सपेंस बुक हुआ, इन्होंने एक्सपेंस ज्यादा कर दिया जिसकी वजह से प्रॉफिट कैसा हो गया सर? टैक्स एक्सपेंस कम कर दिया जिसकी वजह से प्रॉफिट कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। कितने से ज्यादा हो गया सर? 3,000 से। बात मानते हैं? बात मानते हैं मैंने क्या कह दिया? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो आपने इंटरेस्ट बुक किया है, सुनिएगा, आपको नेट कॉस्ट 10,000 नहीं पड़ी है, आपको नेट कॉस्ट 10,000। इसकी वजह से तुम्हारा टैक्स भी तो कम हो गया। टैक्स की बचत कितनी हुई है? 7,000। सिर्फ इसकी वजह से 10,000 की कॉस्ट, जिसकी वजह से टैक्स तुम्हारा 3,000 से कम हो गया, तो सर नेट कॉस्ट कितनी पड़ी? 7,000। बात मानते हो? सर नेट कॉस्ट कितनी पड़ी आपको? 7,000। मैं क्या कहूंगा सर? 10,000 माइनस 3,000। फाइनेंसिंग कितनी थी? 1 लाख, यानी कि 7,000 1 लाख। सर कितना हो गया? 7%। मानते हो? मानते हो? क्या बोल दिया मैंने? फिट हो गया। सर ये क्या सीन है? सर ये क्या सीन है? इसका मतलब ये हुआ कि सर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया जाएगा जिसकी वजह से टैक्स भी कम हो जाएगा। तो अब मैं हमेशा अपने कॉस्ट ऑफ डेट को 10,000 नहीं लूंगा, क्या दिखाऊंगा? नेट करके दिखाऊंगा। बोले तो 7,000, इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला सर? लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? बोले तो कैसे वर्किंग किया आपने? 10,000 की कॉस्ट और टैक्स में कितनी सेविंग? इतनी, डिवाइडेड बाय कितना? मेन प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख। सुनिएगा सर, कॉस्ट ऑफ डेट 1 माइनस टैक्स रेट। सर ये 10,000 कैसे निकला? इंटरेस्ट। 10,000 क्या है तुम्हारा? इंटरेस्ट। और ये 3,000 क्या है सर? टैक्स सेविंग। सर टैक्स सेविंग कितनी ली है तुमने? 3,000 की। अगर टैक्स रेट 40% होता तो? सर अगर टैक्स रेट 40% होता तो? अगर टैक्स रेट 40% होता तो सर इसका मतलब है कि 4,000 होता। फिर ये 3,000 कैसे आया? सर ये 3,000 कैसे आया? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 30%, ऐसे है ना? 1 लाख क्या था तुम्हारा? प्रिंसिपल अमाउंट। सही इंटरेस्ट में 30% ले रहा हूं तो ये आसान हो जाए। कंटिन्यू करते हैं, 2 मिनट रुक जाना। मैं इसको यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, प्रॉपर काफी अंदर घुस गया हो। सही है, बल्कि यहाँ लिखता हूँ मैं, काफी अंदर घुस गया हो।
एक काम करें आप ना, मैं उसको वहां दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा अंदर घुसी है, यहां तक कॉपी कर लो पहले, यहां तक। इसमें एक और डंडा निकालना है हमने, इसमें मैंने एक और डंडा निकालना है। अगर तुम्हें 1 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से लेता तो सही, तो उसके लिए जगह बना लेना अपने पास ना। मैंने इसके नीचे यही नंबर दोबारा लिखना है, सही है सर, डन। आइए जी, सर ये 7% कैसे बनाया मेरे भाई, ये 7% कैसे बनाया? आइए सर सुनेंगे। सर ये 7% हमने बनाया, 10,000 माइनस ये 3,000 कहां से आया? ये टैक्स की सेविंग। सर ये 3,000 कैसे हुई है? ये जो 10,000 इंटरेस्ट था उसका कितना? 30%। मानते हो? मानते हो? डिवाइडेड बाय 1 लाख। सर मानते हैं? मानते हैं? 10,000 का 30% कितना? 3,000, 10,000 और 1 लाख। एतराज नहीं है? सर ये 10,000 10,000 क्या है भैया? 10,000 क्या है? सर ये 10,000 है इंटरेस्ट। क्यों सर? डेट की कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट ही होती है, माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय, सर क्या है ये मेरे पास? 30% टैक्स रेट। मानते हैं? सर 1 लाख क्या था मेरा? प्रिंसिपल अमाउंट। सर 1 लाख मेरे पास क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट के। सर उधार आपने कितना लिया? ऐसा हमने बोला सर मैथमेटिकली इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। सर कॉमन ले लो इसको, कॉमन ले लिया तो सर ये क्या बचेगा मेरे पास? 1 माइनस टैक्स रेट और ये प्रिंसिपल अमाउंट। सर तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, सर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट। इसको सुनिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा अभी। शॉर्टकट में ले KD1 माइनस T आई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट। सर सुने, सर सुने, बहुत गौर तलब बात, सर सुने, बहुत गौर तलब बात। मैंने बोला जनाब, मैंने बोला सर के यहां पे तुमने फाइनेंसिंग की ना, सर ये पैसे किससे लिए तुमने? मैंने बोला सर डेट फाइनेंसिंग है अगर, सर मैंने बोला बैंक से लोन लिया, ठीक हो गया। बैंक लोन मार्केट में तो ट्रेड नहीं होता ना, नहीं। हमने बोला यार मैंने बैंक से लोन नहीं लिया, फॉर एग्जांपल मैंने पब्लिक से लोन लिया, बोले तो डिबेंचर इशू करके। क्या इशू करके? डिबेंचर। सर इसका ब्रेकअप क्या है? इसका ब्रेकअप क्या है? मैंने बोला सर 1,000 बॉन्ड या डिबेंचर और उसकी पार वैल्यू, फेस वैल्यू सर कितनी? $100 पर डिबेंचर। बात मानते हो? ये बना है सर। अगर तो बैंक से लोन लेंगे तो सर डायरेक्ट 1 लाख रुपए का मिल जाएगा, मार्केट में ट्रेड नहीं होता। सर अगर तो मैंने पब्लिक से लोन लिया तो इनको मैंने डिबेंचर दिया, उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। सर 100 रुपए। मैंने बोला क्या सीन है, वापस करोगे? मैंने बोला नहीं सर, पब्लिक को वापस नहीं करूंगा मैं तुमको कभी। तुमको अगर पैसे तुम्हारे चाहिए हो तो मार्केट में मैंने लिस्टेड करा दिया, तो मार्केट में जाना, मार्केट में बेच देना। सर आज कितने कंपनी की पार वैल्यू कितनी है इसकी? 100। सर मार्केट में हो सकता है 102 का हो जाए, मार्केट में हो सकता है 104 का हो जाए, मार्केट में हो सकता है 105 का हो जाए। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर। वही बात जो हम लोगों ने मार्केट वैल्यू में डिस्कस की थी। सर आप किसके उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं? आप किसके रिटर्न को देख रहे होते हैं? आप जो आपका करंट शेयर होल्डर होता है, या तो पुरानी बात है। मैंने बोला सर मिस्टर ए ने ये कितने का लिया था? सर मिस्टर ए ने लिया था 100 रुपए का। सर चंद अरसे के बाद मिस्टर
बी को इसने बेच दिया कितने का, 104 रुपए का, कितने का, $104 का। सर अभी आपका करंट डेट होल्डर, डिबेंचर होल्डर कौन है, मिस्टर बी। आप किसकी उम्मीदों पे पूरा उतरोगे, मिस्टर बी अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा होगा कि सर ये मुझे कितना रिटर्न दे रहा है। बात मानते हो? तो सर हम लोग डिवाइड किससे करवाते हैं, मार्केट वैल्यू से। सर किससे डिवाइड करवाते हैं, मार्केट वैल्यू से। तो सर मेरे पास डिबेंचर का जो इररिडीमेबल है, मतलब कभी तुम्हें तुम्हारे बाप पैसे वापस नहीं करेंगे, तुमको अगर तुम्हारे पैसे चाहिए, तुम्हें अगर तुम्हारे पैसे चाहिए तो जाओ जाके मार्केट से खरीद लो, मार्केट में बेच दो। इसका कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सर कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा होगा आफ्टर टैक्स। अब हमें समझ में आ गया कि सर हम 1 - t क्यों लिखते थे। बात मानते हो, बात मानते हैं। सर आइए, मैंने बोला सर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, बात मानते हो, डिवाइडेड बाय, अगर तो बैंक लोन होगा तो सर, अगर तो बैंक लोन होगा तो सर जो बुक वैल्यू वही मार्केट वैल्यू। अगर तो बैंक लोन होगा, बैंक तो मार्केट में ट्रेड नहीं होता, तो सर जो मार्केट वैल्यू वही बुक वैल्यू। बात मानते हैं, बात मानते हैं। सर इस सवाल में मैं कैसे अप्लाई करूंगा, सर इंटरेस्ट कितना था, 10,000, 1 माइनस इंटरेस्ट कितना था मेरे पास, 10,000, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस जनाब टैक्स रेट कितना, 30%, प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 1 लाख, कितना भैया, 7% मेरा कॉस्ट ऑफ डेट। जो हम लोग अपने बैंक के सवालों में KD 1 - t सीधा सीधा लिया करते थे, वो ऐसे कैलकुलेट होगा। बात क्लियर हो गई सर? किसी को एतराज, फिट हो गया? चलें सर, कॉपी करना है इसको, आगे मूविंग फॉरवर्ड कॉपी करेंगे, फिर हम इसके अगले सवाल पे चलेंगे। हाँ, बस अब कॉन्सेप्ट यहाँ से आज तो नहीं पाएंगे पूरे, अगली क्लास में कॉन्सेप्ट हमारे खत्म होगी इंशाल्लाह, हम लोग पास्ट पेपर पे आ जाएंगे। यानी कि आज हमारा अलग अलग होगा, 6ठा चैप्टर 7 भाई पर टॉपिक 10 लेक्चर के हिसाब से 60 में खत्म। कुछ लेक्चर हमारे कम टाइम लेंगे, कुछ चैप्टर्स हमारे बिजनेस फाइनेंस है वो कम टाइम लेगा, सही, वर्किंग कैपिटल कम टाइम लेगा, रिस्क मैनेजमेंट वो लेगा 10। प्रैक्टिस बहुत है इसमें ना, और सवाल भी आता है एक लॉन्ग वाला पक्का उसका। चले सर सवाल पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सर, क्वेश्चन नंबर 13 सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। सर आपने कॉस्ट ऑफ डेट KD 1 - t निकालना है। सर हमें समझ में आ गया है कि हम लोग बार बार 1 - t क्यों लिखा करते थे। एल लिमिटेड हैज इशूड 1006% डिबेंचर। चले सर कुछ टर्मिनोलॉजी सीखना शुरू करें। सर ये जो लिखा हुआ ना 1006% डिबेंचर, सर 6% को अंडरलाइन करें और इसके आगे लिख दें कूपन रेट। क्या लिखेंगे, कूपन रेट, स्पेलिंग 6% COUPON। कूपन रेट बोले तो डिबेंचर होल्डर को इतना सूद दिया जाएगा, बोले तो डिबेंचर होल्डर को इतने इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी। आगे सर फेस वैल्यू कितनी है, सर फेस वैल्यू के 2-3 नाम है, लिख लीजिए, फेस वैल्यू, पार वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, तीनों, कभी कोई सा भी नाम आ सकता है भैया, पता होना चाहिए आपको। या फिर नॉमिनल वैल्यू सर कितनी है, 100 रुपीज ईच डॉलर। करंट मार्केट प्राइस, सर मार्केट में $1 कितने, एक डिबेंचर कितने का है, 101 का। जी सर टैक्स रेट कितना है मेरे पास, 30%। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 1000। चलिए सर सुनाइए, भाइयों कैलकुलेट कर लिया। चलिए सर हल भाई आसान है,
हमने बोला सर कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने बोला भैया सूद कितना, सर कितने डिबेंचर है, सूद कितना देते हो 6%, सॉरी टोटल आपकी फाइनेंसिंग कितनी है, 1000 डिबेंचर आपने पब्लिक को इशू किए, आपने उनसे पैसे कितने लिए $100, तो फाइनेंसिंग कितनी है सर $1,00,000 की, ऐसे ही टोटल इतनी फाइनेंसिंग है। सूद किस पे दिया जाएगा, एक चीज और सुन लें सर, कूपन रेट कितना है 6, मार्केट में भी कितने का ट्रेड हो रहा है, कैप्रीज को इसको इसका फायदा नहीं सर, ये तो लोग आपस में खरीद बेच रहे हैं 101 के हिसाब से, कंपनी ने कितने में इशू कर दिए 100 पे, सर इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू बोलो, पार वैल्यू बोलो, नॉमिनल वैल्यू बोलो, हमेशा इस पे दिया जाता है सूद। आगे सर कितनी फाइनेंसिंग ली इन्होंने, $1,00,000 का कितना परसेंट 6%, कितना बनेगा सर 6,000, लेकिन इसको हम आफ्टर टैक्स कर देंगे, टैक्स रेट कितना 30%, तो ये कितना बन गया 6,000 का आफ्टर टैक्स करें, डायरेक्ट आंसर निकालिए। नहीं ऐसी कैलकुलेशन है 4,000 सर, डिवाइड किससे कराएंगे, जिनके पास करंट अभी डिबेंचर है, हम तो वो हमारे बॉन्ड होल्डर है ना, वो तो अपने हिसाब से देख रहे होंगे, सर कौन जिनके पास है उनके पास कितने का अभी चल रहा है, कितने का है 101 का, जी सर कितने डिबेंचर है मेरे पास 1,000 मल्टीप्लाई बाय 101 कितना हो गया भाई 1,01,000, मल्टीप्लाई करें सर कितना, वो तुमने सही है मैं वो करवा रहा हूँ, तूने पर डिबेंचर किया ना, हाँ तो वही करवा रहा हूँ और करके करवा, मतलब ऐसा लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना मैं, ताकि ऑनलाइन वालों को मसला ना हो, सही है इस तरह करके, कितना भाई 41 तो नहीं होगा यार, 4,200 है, एक जीरो मैंने ज्यादा लगा दिया, आई एम सॉरी 4.1 डन। सर सुने और सर ये कैसे नंबर बना था, ये नंबर कैसे बना था सर, 1,000 डिबेंचर पार वैल्यू कितनी 100 ऐसे बना था, नीचे भी तुम टोटल ले रहे हो ऊपर भी टोटल ले रहे हो भाई, इसको उड़ा दो, एक एक बॉन्ड पे कर लो, एक एक बॉन्ड पे कर ले, तो सर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आगे आगे हमारे वाले सवालों में एक बॉन्ड के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 100 रुपए पार वैल्यू है 6%, बोले तो 6 आफ्टर टैक्स करेंगे ऐसा, सर मैंने प्रिंसिपल जो था 1,000 डिबेंचर उसको मैंने आउट कर दिया, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है 101, सर कितना परसेंट 4.1%, ठीक हो गया। तो सर हम लोग अब आगे आने वाले सारे सवालों में पर बॉन्ड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, इसके हिसाब से नहीं करेंगे, हो वही रहे लेकिन कैंसिल आउट हो गया वही आंसर बनेगा। डन हो गया सर। हम लोगों ने अभी क्या सीखा, हम लोगों ने सर सुने 2 मिनट बस रैप अप कर रहे हैं। मैंने बोला सर हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि जनाब ये वो बॉन्ड जो कि कभी वापस पैसा नहीं होगा, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट में कभी वापस नहीं करूंगा, सारी जिंदगी मेरे पास रहेंगे, तुमको अगर चाहिए पैसे तो मार्केट में किसी और के साथ खरीदो फरोख्त कर लेना। सर मुझे एक बात बताइए, कंपनी ने इशू कितने का किया, फेस वैल्यू कितनी थी 100, मार्केट में 101 का क्यों चल रहा है, क्या लॉजिक होगी, लोग क्यों उसको ज्यादा का खरीद रहे हैं, नहीं डिमांड सप्लाई, उसके अलावा सर क्यों खरीद रहे हैं, वो सॉलिड आंसर बताए, रिस्क फ्री क्यों खरीद रहे हैं, सोचे एफएम के लिए चाहिए लाजमी नहीं, वर्थ नहीं, और भी मिल रहे कंपनियों के डिबेंचर। सर सुने ये कितना सूद दे रहा है मार्केट में, अब जो डिबेंचर मिल रहे हैं उसका सूद हो गया 4% 5%, लॉजिक समझ भाई, ये कितना दे रहा है, तो लोग तो भागेंगे इसकी तरफ खरीदने के लिए, लॉजिक क्लियर। अगर ये गिर जाती मार्केट प्राइस 98 97 95 हो जाती, इसका मतलब क्या होता,
कि आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, 6%। मार्केट में डिबेंचर जो अब मिल रहे हैं सर वो 7, 8, 9% दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका डिबेंचर कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। लॉजिक समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? लॉजिक समझ में आया मैंने क्या बोला? सही, थ्योरी में आएगा ये थोड़ी थोड़ी मैं बातें करा रहा हूँ। जब हम लोग पास्ट पेपर करेंगे तो यही सारी चीजें पूछ रहा होगा, मैं यही सारी चीज इंटरप्रेट करनी है जो बच्चा नहीं लिख पाता। ठीक है, चलें सर इसको कॉपी करें, फिर एक कॉन्सेप्ट की बाद छोटी सी बात और करूंगा, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। अच्छा, फिर एक बात मैं बताता हूँ। चलो सर मुझे एक बात बताइए, हम लोग डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं, अभी जो सवाल किया, कब तक के लिए कर रहे हैं? सारी जिंदगी ताहयात, रिडेम्पशन का कोई टाइम नहीं दिया। अगर मैं बोलूं सर ये रिडीम किया जाएगा कितने से के लिए, मैंने सर 5 साल के लिए आपका पैसा वापस कर दूंगा। और तो सुनना, मैंने आपसे पैसे लिए कितने? 5 साल बाद। फॉर एग्जाम्पल ये तो इररिडीम का है, कभी वापस नहीं करूंगा। अगर मैं बोलूं सर 5 साल बाद वापस कर दूंगा, 100 लिए ना मेरे तुमसे, मैं तुम्हें 105 वापस करूंगा, सूद भी दूंगा, 5 साल का मैं आपको सूद भी दूंगा, इंटरेस्ट जो भी कूपन रेट होगा इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको $5 और दूंगा, $5 और पे करूंगा। सर ये $5 को क्यों दे रहे हो? सर ये इंटरेस्ट ही है, माना पैसे के ऊपर पैसा दे रहा हूं ना, है तो सूद ही है इंटरेस्ट। मतलब पहले साल तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल ही मिलेगा, जो आखिरी साल उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसके अलावा $5 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। सर ये जो $5 एक्स्ट्रा है ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट एग्री करते हो? इसका मतलब है इस पूरे ओवरऑल कौन से साल का इंटरेस्ट है? पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, 5वें साल का? अफेक्टिवली हर साल का। 5 एक्स्ट्रा है ना, 5 साल है, हर साल का एक अफेक्टिवली। इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट 6% तो नहीं हुआ सर, तुम उसको ज्यादा पैसे दे रहे हो। बस नहीं, मैंने क्या बोला? इफेक्टिवली 6% तो तुम दे ही दे रहे हो, एक्स्ट्रा $5 भी दे रहे हो सर, वो भी तो है, एंड में देंगे, लेकिन है तो। इसका मतलब इस पूरे डिबेंचर की लाइफ में इंटरेस्ट रेट 6% नहीं है, एंड में दे रहे हो लेकिन दे तो रहे हो, 6% से ज्यादा है। 6.5 बोलो, 6.2 बोलो, 6.3 बोलो, लेकिन है ज्यादा, मानते हो? वो हम कैलकुलेट करेंगे रिडीमेबल डेट के थ्रू। बात क्लियर हुई? वही कैलकुलेट करना है हमने। एंड में देंगे लेकिन आखिरी साल में थोड़ी बुक करेंगे सर। कंपनी का हमने फिक्स एसेट खरीदा ₹1,00,000 का, उसको हम डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द लाइफ, जबकि वो खत्म कब होता है? 5वें साल, आखिरी साल के आखिरी साल एक्सपेंस बुक करता हूँ? नहीं, हर साल करता हूँ ना। इंटरेस्ट भी ऐसा ही है। तो मुझे उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, क्या मैं आखिरी साल में इंटरेस्ट बुक करूं? नहीं सर, हर साल थोड़ा थोड़ा बुक होना चाहिए ना, फेयर अकाउंटिंग। एग्री करते हो? सर मैं कंपनी को बोनस, एम्प्लॉइज को बोनस देता हूं मैं रमजान के महीने में, 2 सैलरियां दे देता हूं, क्या वो मैं रमजान के महीने में एक्सपेंस मारूं? नहीं सर, वो पूरे साल हर महीने थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस बुक होता है। एग्री करते हो? तो सर यहाँ पे भी यही है। लॉजिक क्लियर हुई? फिर इसकी डिटेल डिस्कशन हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ये कहलाता है रिडीमेबल डेट। कल इंशाल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिस चलेगी 2 सेक्शन तक, 2 से 3 सेक्शन तक, और फिर हम लोग अगले चैप्टर में मूव कर जाएंगे। सही है? प्रैक्टिस के अंदर भाई पास पेपर और तुम्हारी दोनों किट है। ठीक है सर, आज की मीटिंग यहीं तक रखें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।